Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will talk about Cushing syndrome. आज हम Cushing syndrome के बारे में बात करेंगे. Before going forward, I am Jamil Rahman and you are watching my YouTube channel JR Edutainment. So please do like, comment, subscribe and share it to your colleagues. Also press the bell icon to get notification. Cushing syndrome पे बात करेंगे. Cushing syndrome is a disorder in which body produce too much hormones, corticosteroid, cortisol, over a long period of time. Cortisol maintain blood pressure and regulate blood glucose. Cushing syndrome एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा कार्टिसोल बनाने लगता है. इस कंडीशन को हम Cushing syndrome कहेंगे. कार्टिसोल नॉर्मली ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन करता है, ब्लड में सोडियम और पोटेशियम को भी मेंटेन करता है. इसके अलावा कैल्शियम को भी मेंटेन करता है. कार्टिसोल नॉर्मली कैसे पैदा होता है, Cushing syndrome कैसे होता है? तो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और एड्रेनल कॉर्टेक्स है. हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, CRH रिलीज़ करता है. CRH कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं. CRH जाके इंटीरियर पिट्यूटरी में पे असरअंदाज होता है. इंटीरियर पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज़ करता है. एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जब एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे पहुंच जाता है तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरेलोकार्टिकॉइड और कार्टिसोल, कार्टिसोन, कार्टिस्टेरोन सीक्रेट करता है. इसमें मेन फंक्शन कार्टिसोल का है. कार्टिसोल ज़्यादा पैदा होगा तो Cushing syndrome होगी, अगर कम होगा तो एडिसन्स डिजीज़ होगी. तो इसको हम आगे जाके पढ़ रहे हैं. फंक्शन ऑफ कार्टिसोल क्या है? कार्टिसोल के बहुत सारे फंक्शंस हैं. इसमें सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना है. सर्केडियन रिदम 24 आवर हमारे जिस्म के रिस्पॉन्सेज है जो कि हमारे बिहेवियर, हमारा मेंटल रिस्पॉन्स, ये सारा 24 आवर्स का जो एनवायरनमेंट के लिए हमारे रिस्पॉन्स है उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं. उसमें उठना, जागना, सोना सब जो है शामिल है. यूरिन पेशेंट कब करेगा, नॉर्मल इंसान भी. इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर कैसे रहेगा, ये सब सर्केडियन रिदम कहलाता है. काउंटर एक्ट इंसुलिन. कार्टिसोल का एक अहम काम ये भी है कि जैसे कि इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को लेके जाता है, कार्टिसोल सेल से ग्लूकोज को बाहर लेके आता है. ये सप्रेस इम्यून सिस्टम, कार्टिसोल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है. इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. कार्टिसोल जो है ये सोडियम को रिटेन करता है और वाटर रिटेंशन कराता है. इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनाता है. ग्लाइकोलाइसिस करता है. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी में स्टोर ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में और मसल्स में, उसको तोड़ के ब्लड में लेके आता है. इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. सेरोटोनिन लेवल को ये डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल. तो कार्टिसोल जो है ये सेरोटोनिन लेवल को डिक्रीज़ करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये ब्लॉक करता है. अहम फंक्शन इसका ये भी है कि कैल्शियम को ये एब्जॉर्प्शन से रोकता है. तो इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं. आगे जाके डिस्कस करते हैं साइन सिम्टम्स Cushing syndrome के क्या होंगे. Cushing syndrome के बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं. इसमें आप लोग ये बॉडी देख ले, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इसके जो हेयर है वो नहीं है, एलोपेशिया होगा. तो आगे जाके डिस्कस करते हैं. हाइपरटेंशन होगा. हाइपरटेंशन इसलिए होगा क्योंकि बॉडी में सोडियम रिटेन है और सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन है. तो हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा. हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ब्लड में जो ग्लूकोज का मकदार है वो ज़्यादा होगा. हाइपरनेट्रीमिया होगा, मींस के सोडियम लेवल बढ़ जाएगी ब्लड में. फ्लूइड रिटेंशन होगा. जब सोडियम रिटेन होगा तो अल्टीमेटली फ्लूइड रिटेंशन होगा और अल्टीमेटली फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हाइपोकैलेमिया होगा जो कि
हाइपोकैलेमिया हम कह सकते हैं कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और वेट गेन होगा, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो जाता है तो इसी वजह से वेट गेन हो जाता है। और पेशेंट का जो फेस है वो मून फेस होगा, मतलब गोल मटोल सा गोल सा उसका फेस होगा। इसी में चेंजेस होगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, हाइपोकैलेमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, तो दोनों की वजह से ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। और बॉडी में फ्लूइड इकट्ठे होते हैं तो जमा हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाता है तो इसी वजह से एडिमा भी हो जाता है। इसके अलावा ये फीमेल में एक ऐसा डिसऑर्डर करता है कि फीमेल के फेस पे भी बाल आ जाते हैं, इसको हम हेरोस्टिज्म कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल में जो है ये इरेक्शन कम करता है, फिनाइल इरेक्शन कम हो जाता है, मतलब पेशेंट सेक्स के काबिल नहीं होता। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पीरियड या तो एब्सेंट होते हैं या फिर इर्रेगुलर हो जाते हैं फीमेल में। गायनोकोमेस्टिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मेल में ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, कंडीशन को हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। मून फेस अगेन हमने लिखा हुआ है। अच्छा, बफलो हम्प होगा, इसका मतलब ये है कि फैट डिपोजिशन होगा शोल्डर्स पे और उसका जो शोल्डर्स है वो और नेक है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। स्ट्राया ऑन द स्किन होगा, स्किन पे बारीक बारीक लकीरें होगी, निशान होगी। ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इसको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होगी। जीआई डिस्टर्बेंस होगी, मतलब खाने को दिल नहीं करेगा। इसके अलावा वोमिटिंग, नाउजिया वगैरह होगी। कार्डिक हाइपरट्रोफी होगी, कार्डिक हाइपरट्रोफी वो कंडीशन है जिसमें हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। 4 वुंड हीलिंग होगा, 4 वुंड हीलिंग का मतलब ये है कि ज़ख़म जल्दी भर नहीं पाता, तो इसलिए हम डिले वुंड हीलिंग या 4 वुंड हीलिंग यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग्स में आप लोग देख सकते हैं इस बॉडी को। नंबर 1 पे आप लोग मून फेस देख रहे हैं, पेशेंट के गोल सा चेहरा है। नंबर 2 पे आप लोग देख सकते हैं कि बफलो हम्प है, फैट डिपोजिशन है शोल्डर्स और नेक में। 3rd पे आप लोग बोन की डेंसिटी कम हो गई है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। 4 पे आप लोग गायनोकोमेस्टिया देख सकते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड इसके अलावा हाइपरट्रोफी भी, कार्डिक हाइपरट्रोफी भी देख सकते हैं। 5 पे आप लोग एब्डामेन में फैट डिपोजिशन देख सकते हैं। 6 पे आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंट का जो मसल्स है वो वेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 7 पे ब्रूजेस होंगे पेशेंट के स्किन्स पे और इसके अलावा 8 नंबर पे फैट में स्ट्राई नज़र आएंगे, लकीरें नज़र आने लगेंगे। काजेज़ पे बात करते हैं, काजेज़ ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो नंबर 1 ये है कि कोई पेशेंट ज़्यादा स्टेरॉइड लेता हो ज़्यादा टाइम के लिए तो उसको ये कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कार्सिनोमा हो, एडिनोमा हो, कोई कैंसर हो या ट्यूमर हो तो इसी वजह से हो सकता है। एड्रिनल हाइपरप्लेशिया कार्सिनोमा या एडिनोमा हो तो उसी वजह से, कोई कैंसर कोई ट्यूमर एड्रिनल ग्लैंड में हो तो उसी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ओबेसिटी, अल्कोहल और डिप्रेशन की वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ये वो कंडीशंस है जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, या तो ड्रग से या पिट्यूटरी ग्लैंड से या एड्रिनल ग्लैंड से। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल, ये हम 24 आवर के यूरिन कलेक्ट करके उसमें से कॉर्टिसोल के टेस्ट कराते हैं और उसके लेवल पे फिर डिपेंड करता है। लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, पेशेंट को लो डोज ऑफ डेक्सामेथासोन देते हैं और उस पर फिर देखते हैं कि कॉर्टिसोल का लेवल कैसा रहा। अच्छा, इसके अलावा इवनिंग सीरम एंड स्लाइवरी कॉर्टिसोल लेवल, इसमें हम स्लाइवा और सीरम के कॉर्टिसोल लेवल देखते हैं और इसके अलावा कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के टेस्ट करते हैं कि कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अगर ज़्यादा हो तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, पेसिरोटाइड हमारे पास ऐसे ड्रग्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर करता है और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कम कर देता है। केटोकोनाजोल, मेटोटेन और मिफेप्रेस्टोन जो है ये वो ड्रग्स है जो कि डायरेक्ट एड्रिनल ग्लैंड पे असर करता है और कॉर्टिसोल लेवल कम करता है। इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स है।
सर्जिकल पिट्यूटरी एडेनोमा एक्सेशन जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, हम नाक के थ्रू एडेनोमा एक्सेशन करते हैं, सर्जरी के थ्रू वो जो कैंसर या ट्यूमर है वो निकाल देते हैं। एड्रेनलोक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एड्रेनल ग्लैंड को सर्जरी के थ्रू निकाल देते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एड्रेनल ग्लैंड के जो एडेनोमा है या पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं। एडिसन्स डिजीज़ वेज कुशिंग सिंड्रोम, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप लोग देख लेंगे। एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोटेंशन होगा, कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरटेंशन होगा। एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया होगा और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसके अलावा एडिसन्स डिजीज़ में हाइपोनेट्रीमिया होगा, मतलब सोडियम का लेवल कम होगा, और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरनेट्रीमिया होगा, मतलब सोडियम का लेवल बढ़ेगा। तो जैसे सोडियम का लेवल बढ़ेगा उसी तरह से वेट गेन होगा। पेशेंट एडिसन डिजीज़ में वेट लॉस होगा और वेट गेन होगा। इसके अलावा एडिसन डिजीज़ में हेयर लॉस होगा और कुशिंग सिंड्रोम में एरोस्टिज्म होगा, मतलब कि फीमेल के फेस पे बाल आएंगे। और एडिसन डिजीज़ में एलोपेशिया होगा, लेकिन ये मेल में ज़्यादा होगा। अच्छा, हाइपरकैलेमिया होगा, मीन के पोटेशियम का लेवल एडिसन डिजीज़ में बढ़ेगा और पोटेशियम का लेवल कुशिंग सिंड्रोम में कम होगा। इसके अलावा एडिसन डिजीज़ में डिहाइड्रेशन हो सकता है और कुशिंग सिंड्रोम में एडिमा हो सकता है, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया है, सोडियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। जब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाता है। और एडिसन डिजीज़ में क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है तो इसलिए वाटर लॉस होगा, और कुशिंग सिंड्रोम में क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया है तो इसलिए वाटर रिटेंशन हो गया और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमने ये डिफरेंस पे बात की।